गुड इवनिंग छात्रों, जय हिंद। आप लोगों के सामने जो है मैं आज साइंस के ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास शुरू कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है पीके ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज। कल भी हम लोग 2011 का साइंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हुए थे और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। इस क्वेश्चन को हम आज पूरा करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस पीके ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्लास। तो कल कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसमें से आया आपका क्वेश्चन कि ओम के नियम में किसका मान जो है अचर रहता है। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। तो हम लोग पढ़े हुए थे ओम का नियम हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। तो ओम का नियम हम लोग कल पढ़े थे। ओम का नियम होता है V समानुपाती I, यानी विभवांतर जो है वह धारा के समानुपाती होता है। जब यहाँ से समानुपाती का साइन हटाए थे तो आ गया था V बराबर IR आया था। और ये जो रिलेशन है V समानुपाती I, यह रिलेशन तब होता है जब टेम्परेचर जो है, जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं, तापमान को यानी तार का जो तापमान है उसको क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। कांस्टेंट रखा जाए, TENT। कांस्टेंट अगर रखा जाए यानी नियत, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियत रखा जाता है, तब जो है यह रिलेशन आता है V समानुपाती I, यानी विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है ओम के नियम में। तो हमसे पूछा है कि ओम के नियम में किसका मान जो है नियत रहता है। तो बताइए किसका मान नियत रहता है, तापमान का, ठीक है। किसका मान, तापमान का जो मान है वह नियत रहता है। तापमान को जो है, ठीक है, कैपिटल T से सूचित किया जाता है। चलिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें कि मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में चीनी का पाचन जो है कौन सा हार्मोन करता है। अब देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है मानव में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा, यानी मानव शरीर में जो हम लोग चीनी खाते हैं, चीनी, ठीक है, उस चीनी का पाचन हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। यही इंसुलिन हार्मोन जो है चीनी को पचा देता है, चीनी को पाचन में मदद करता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि इंसुलिन की अगर हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है, यानी उसकी जो पर्याप्त मात्रा है उससे कम हो जाता है, ठीक है, तो एक हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होता है, ठीक है, और उस बीमारी का नाम है मधुमेह।
जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज। तो इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाएगी, ठीक है, तो उस कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाएगी, जिस बीमारी का नाम क्या है? मधुमेह, ठीक है, मधुमेह, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायबिटीज, ठीक है। अब देखिएगा आगे से क्वेश्चन एक दो और बन रहा है। देखिए कि मानव शरीर में, देखिएगा यहाँ चीनी है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है, जल्दी से ना। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। यही है आपका चीनी का सूत्र। चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये सब चीज जो है, कुछ सूत्र जो है आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। यह पूछता है, ये सब बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, आपके 10th एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। इसको पढ़ते हैं C12H22O11। उसके बाद एक और सूत्र आपसे पूछता है इसी में, ग्लूकोज का, ग्लूकोज कहिए या ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये होता है C6, ठीक है, H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम क्वेश्चन में चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका रुझे, क्वेश्चन है आपका दो तंत्रिकाओं के मध्य, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? और देखिए दो गो तंत्र के बीच जो है खाली जगह होता है, गैप होता है खाली, उस खाली गैप को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। इसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। और एक और क्वेश्चन यहां आपसे बन रहा है, ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन? यानी तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशिका, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ी का सबसे लंबी लिखिएगा, सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका की, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब देखिएगा तंत्रिका, जैसे हम लोगों का ब्रेन जो है, तंत्रिका का मतलब नस नाड़ी। जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारा नस है, ठीक है, तो नसों का जहाँ पे पढ़ाई किया जाता है, जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उसको बोलता है न्यूरोलॉजिस्ट। यानी वैसे डॉक्टर जो नस नाड़ी से संबंधित होते हैं, यानी तंत्रिका, जैसे ब्रेन और हो गया, इस सब में जो है नस वस है, देखिए शरीर में बहुत सारी नसें हैं, तो इसका जो अध्ययन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। जो डॉक्टर इस तरह के बीमारी को, नस से संबंधित बीमारी को देखता है, उसको बोलता है न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। ये आपको इसे बता दिया गया है। चलिए
आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में क्वेश्चन लिखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन पहले देखिए, ए में दिया गया है उत्तल दर्पण, उसके बाद बी में आपका अवतल दर्पण, सी में है आपका समतल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, तो दाढ़ी बनाने में जो है, जैसे हम लोग अगर केस कटवाना हो, बाल कटवाना हो, या दाढ़ी बनवाना हो, मूछ कटवाना हो, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं हजाम के पास। तो हजाम जो है वो अपने सैलून में जो है, एक देखिएगा बहुत सारे, एक ही का है, 2 3 4 5 जो है आईना लगाया रहता है, दर्पण लगाया रहता है, और वह दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। देखिएगा, जैसे ही उसके सामने बैठिएगा तो हम लोग का जो चेहरा होता है वह चेहरा जो है बहुत बड़ा हम लोग के दिखाई देता है, ठीक है, यानी उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके साथ हम आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है और कहाँ किया जाता है। दाढ़ी बनाने में हो गया। दाढ़ी बनाने के अलावे जो है और भी कार्यों में किया जाता है, जैसे देखिए सोलर कुकर में, सोलर कुकर का जो यूज हम लोग करते हैं, उस सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। सोलर कुकर के साथ आ जाइए, जैसे कि आप किसी का आंख जो है, नाक जो है, या गला में, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाता है, ठीक है, या कान में, तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। तो वह डॉक्टर जो है, देखिएगा, टर्च के सहारे जो है, ठीक है, टर्च के सहारे उसको देखता है कि आखिर उसमें दिक्कत क्या है। तो जब ऐसे ही टर्च जलाता है देखने के लिए, तो उस टर्च के आगे जो है एक दर्पण लगा हुआ रहता है, एक शीशा लगा हुआ रहता है, वो शीशा होता है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से के सहारे जो है उसके कान में जो छोटा भी चीज है उसको बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखा देता है। तो यहाँ लिखेंगे कि रोगी के, ठीक है, नाक, ठीक है, उसके बाद कान, ठीक है, गला, ये सब के जांच के लिए, देखने के लिए डॉक्टर जो है, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो जो डॉक्टर जो है आंख हो गया आपका, कान हो गया, ठीक है, नाक हो गया, गला हो गया, ये सब को देखता है, उसको बोलते हैं टी ए। चलिए आगे आइए, और इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं हम कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है दाढ़ी बनाने में, यानी केस कटवाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, केस कटवाने में, सोलर कुकर में, रोगी के आंख, कान, नाक, ये सब की जांच करने के लिए डॉक्टर करता है। उसके साथ ही, ठीक है, जैसे हम लोग बाइक जब चलाते हैं या 4 चक्का चलाते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं, तो देखिएगा गाड़ी के आगे से एक लाइट जलती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइट। तो गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, आगे वाला लाइट होता है, उस हेडलाइट में जो है, ठीक है, आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ लिख लीजिए गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, ये सब याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, केस काटने में, ठीक है। उसके बाद
सोलर कुकर में रोगी के आंख का नाक सब के देखने के लिए डॉक्टर करता है। गाड़ी के हेडलाइट में यानी आगे वाला लाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए कितना उतारिए, ठीक है, जल्दी से ना, जल्दी उतारिए। उतार लिए। चलिए हम आपको मिटाते हैं, आप ये स्किप करके वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा। कहाँ लिया? चलिए आगे आइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा है आगे आपका क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। आपका क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव, किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पेक्ट्रम है क्या। इससे स्पेक्ट्रम को जानने से पहले जो है, ठीक है, स्पेक्ट्रम को जानने से पहले जो है हम लोग जानेंगे प्रिज्म। क्या जानेंगे? प्रिज्म। अब देखिएगा, तो प्रिज्म जो है यह 5 सतहों के मिलने से बनी हुई एक आकृति होती है जिसे प्रिज्म कहते हैं। कितना बार जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव जो है यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म में जो है 5 सतह होते हैं। कितने सतह? 5 सतह। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए ई वाला ज है, आधा ज, अगर यहां से अगर थोड़ा सा इसको नीचे खींचिएगा तो देखिए 5 लेखा हो जाएगा कि नहीं। इसको ऐसे अगर पलट दीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे उठा के ऐसे रखिएगा तो 5 लेखा हो जाएगा। यानी प्रिज्म में जो है कितने सतह होते हैं? 5 सतह। यानी प्रिज्म जो है वह 5 सतहों के मिलने से बनी हुई एक आकृति होती है। चलिए प्रिज्म जो है हम लोग बना लेते हैं। चलिए ठीक है, सही रूप से हम लोगों का प्रिज्म यहाँ है नहीं, लेकिन इसी पे हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है। स्पेक्ट्रम की हम लोग आंकड़ा करेंगे, आकलन करेंगे कि हाँ स्पेक्ट्रम कैसे है। अब देखिएगा यही है आपका प्रिज्म, क्या ये प्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज की आकृति की होती है, ठीक है, 5 गो उसमें देखिएगा, उसको त्रिभुज की तरह ही लगेगा। तो प्रिज्म में जो है, प्रिज्म में जो है 5 सतह होते हैं, यह है आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब, ठीक है, प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश, प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को ले जा करके यहाँ से यहाँ पे जब टकराता है, इस मान लीजिए हमारा ये लाइट है, और इस लाइट से जो किरण निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, वह उजले रंग का प्रकाश है। किस रंग का? उजले रंग का प्रकाश है। तो जैसे ही यहाँ से लाइट जब निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, जा करके इसके सतह पे पड़ेगा। पड़ने के बाद जो है इसकी सतह पे जैसे ही पड़ेगा, तो यह प्रिज्म में खासियत होता है कि इस श्वेत प्रकाश को यह 7 गो रंग में बदल देता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 गो पहले रंग बनाएंगे, 7 रंगों में इसको क्या देता है, विभक्त कर देता है, बांट देता है। सात गो हो गया। और फिर यहाँ से ही इस तरफ चलता है, फिर रंग हो गया, फिर चौथा हो गया, 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, और उसके बाद यहाँ से 7वां हो गया। यही है आपका 7 रंग, ठीक है। यानी इधर जो है यह कितने रंगों में, 7 रंगों में जो है, ठीक है, बट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। अब यहाँ देखिए, अब ये जो 7 गो रंग हुआ, तो आखिर सवाल उठेगा कि कौन कौन सा रंग होता है। तो रंग जो है, ठीक है, नीचे से लिखेंगे। पहला वाला को होता है भी, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला के लिखेंगे आई, तब लिखेंगे तीसरे वाला के लिए बी, नीचे से भी आई बी, चौथे के लिखेंगे जी, 5वें के लिखेंगे वाई, उसके बाद ओ लिखेंगे, और तब लास्ट वाला के लिए लिखेंगे आर। नीचे से शुरू करेंगे, इस नीचे वाला के लिए लिखेंगे क्या, भी, ठीक से लिख देते हैं भी, दूसरे के लिए आई, तीसरे के लिए बी, चौथे के लिए जो है जी, ठीक है, 5वें के लिए लिखेंगे वाई, 6ठे के लिए ओ, और 7वें के लिए आर। इसको देखिए पढ़िएगा तो क्या बनेगा, भी बन जाएगा, भीब जी उर, क्या बोलेगा, ये बनेगा आपका भीब जी यो अर, क्या बनेगा, भीब जियो, ठीक है। चाहे अगर इससे याद नहीं रहता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, नीचे से वैजानी पिनाला। अब देखिए, तो भी से क्या होता है, भी से होता है वायलेट, भी से वायलेट, VOILET, वायलेट, इसको बोलते हैं बैगनी, ठीक है। आई से होता है आपका इंडिगो, आई से इंडिगो, ठीक है, यानी जामुनी, जामुनी। बी से होता है आपका ब्लू, बी से होता है आपका क्या, ब्लू, BLUE, ब्लू मतलब होता है नीला, ठीक है। जी से होता है आपका ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ग्रीन का मतलब हुआ हरा। वाई का मतलब होता है येलो, YELLOW, येलो का मतलब हुआ पीला, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज का मतलब हुआ हिंदी नारंगी, नारंगी, ठीक है। उसके बाद आर से होता है आपका रेड, RED, रेड मतलब लाल, ठीक है। ये 7 रंग बनता है। कौन कौन बनेगा, भी से हो जाएगा वायलेट, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से हो जाएगा ब्लू यानी नीला, जी से हो जाएगा आपका ग्रीन यानी हरा, वाई से हो जाएगा आपका येलो यानी पीला, ओ से हो जाएगा ऑरेंज यानी नारंगी, आर से हो जाएगा रेड यानी लाल। अब जो हिंदी लिखे है इसको देखिएगा, हिंदी वाला का सबका पहला अक्षर लिखेंगे। तो इसका पहला अक्षर क्या लिखिएगा, वै, इसका पहला अक्षर जा,
इसका नी, इसका नी हो गया, अह, वैजानी अह हो गया। फिर उसके बाद पी हो गया, पी इसका पहला अक्षर ना, इसका अक्षर पहला ला, तो क्या बनेगा देखिए, वै जा नी पी ना ला। याद रखिएगा इसको, सबका पहला अक्षर ले लिए है। पहला अक्षर में इसका पहला अक्षर बैगनी का बै हो जाएगा, जामुनी का जा हो गया, नीला का नी हो गया, हरा का पहला अक्षर ह हो गया, पीला का पहला अक्षर पी हो गया, नारंगी का पहला अक्षर ना हो गया और लाल का पहला अक्षर ला हो गया। तो वै जानी पी ना ला, वै जानी पी ना ला, ये सातों रंग है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस सातों रंग को जो है, सातों रंग, इस सातों रंग को यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस सातों को जो है एक पट्टी पर, ठीक है, सजा दिया जाता है, उतार लिया जाता है। सातों रंग को जब एक पट्टी पे सजा दिया जाता है तो इस पट्टी को बोलते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं, वर्णपट, वर्णपट, वर्णपट बोलते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो जब इन सातों रंगों को जब एक पट्टी पे सजा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, वर्णपट। तो देखिए अब क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। समझिए क्या कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे नीचे की ओर कौन झुका है, सबसे नीचे की ओर झुका है, देखिएगा नीचे की ओर कौन है, वायलेट यानी बैगनी। इसके बाद इसका झुकाव होता है किसका, जामुनी का, तब उसके बाद नीला का, तब उसके बाद हरा, तब पीला, तब नारंगी, तब उसके बाद लाल। सबसे कम झुकाव किस किरण का होता है स्पेक्ट्रम में, लाल का सबसे कम झुकाव होता है और सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए, आगे हम आपको बताते हैं। जल्दी इसको पूरा कीजिए। जल्दी करिए जल्दी, तब तक हम इंक डाल रहे हैं। हो गया, चलिए इसको हम अब मिटाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं अब आगे की क्वेश्चन पर। तो जुड़िए एकदम मेरे साथ। ठीक है, और मेरा ये नारा है कि अब की बार, ठीक है, साइंस में, ठीक है, 40 में 40, अब की बार 40 में 40। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन, सीधे O2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है आपका संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, संयोजन क्रिया। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। सी में है आपका
वियोजन, सी में है वियोजन और डी में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए इधर आइए। तो कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे हो जाता है। यानी सुनिए, जैसे हम लोग जीव है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, उसके बाद पक्षी हो गया, ये सब क्या है, जीव है। ये सब जो है, ठीक है, श्वसन क्रिया में जो है, ठीक है, बहुत सारी गैसों को लेता है और वह, ठीक है, जैसे ही शरीर के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन को वह छांट लेता है और सभी गैस को फिर से लौटा देता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग श्वास के द्वारा ऑक्सीजन लिए, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर गया और बाहर जैसे ही निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस ऑक्सीजन को जब हम ले लिए, ठीक है, तो आखिर इसकी पूर्ति जो है, बराबरी जो है, बराबर जो है, बैलेंस जो है, यह कैसे हो जाता है। तो जैसे हम लोग छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हचाक दिगा जो है ग्रहण कर लेता है कौन, पेड़ पौधा। हचाक दिना पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है, और वह अपना शोषण करेगा। फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण जब लेके सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो छोड़ता है ऑक्सीजन। फिर हम लोग एकदम खटाक दिन ऑक्सीजन लेके सूंघ लेते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है वह बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो यह ऑक्सीजन का जो संतुलन है, बराबरी जो है, ठीक है, यह नहीं होता। चलिए आगे, ये संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन का मतलब होता है अलगाव, ठीक है, टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया भी पढ़े हुईएगा, संयोजन अभिक्रिया भी पढ़े हुईएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। चलिए ऑप्शन में है आपका, इधर लिख देते हैं। ए में है आपका 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है आपका 4। तो मानव का जो हार्ट होता है, यानी जैसे हम लोग का जो दिल है, हार्ट, हृदय, वह हृदय 4 भागों में बटा होता है। 4 कोष्ठकों में जो है, 4 चेम्बर में जो है बटा होता है। ठीक है, 4 चेम्बर में बटा होता है। अब आइए, तो सबसे ज्यादा जो है ना, तिलचट्टा में जो है कोष्ठक की संख्या होती है। तिलचट्टा के जो हार्ट में, तिलचट्टा के हार्ट में, हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है 13 गो। कितना, 13। तिलचट्टा जो है उसके हार्ट में कितनी हृदय होती है, 13 गो हृदय होता है। सॉरी, उसके हार्ट में 13 गो कोष्ठक होता है, 13 गो खंड में बटा होता है उसका हृदय। ठीक है, इसलिए देखते हैं थोड़ा सा भी उसको, ठीक है, थोड़ा सा भी उसको अगर टच किया जाता है, इसे मार झटका लगता है तो देखिएगा वह जल्द ही मर जाता है। उसका हार्ट जो है बहुत तेज गति से पंप करने लगता है, जिस कारण से उसकी, जैसे हम लोग होता है हार्ट अटैक हो जाना, उसी तरह से उसका भी हो जाता है। चलिए आगे आइए, आगे का आपका क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। लगभग में पूछ रहा है, लगभग। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन में 120 mmHg, बी में है आपका 150 mmHg, सी में है आपका 90 mmHg
और डी में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस यानी नॉट, नन ऑफ दिस। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? अब सुनिएगा, मानव के हार्ट में जो है, जो ब्लड जाता है, ठीक है, वह 120 की स्पीड से जाता है, ठीक है। और जैसे ही उधर से रिटर्न होता है तो 80 की स्पीड से रिटर्न होता है। जैसे अगर आप बीपी चेक करवाई होइएगा, बीपी चेक, ब्लड प्रेशर, तो देखिएगा डॉक्टर जो है यहाँ पे जैसे ही उसको लॉक करता है, ठीक है, और लॉक करने के बाद जब हाथ में से लेकर उसको पंप करता है, तो पंप करने के बाद देखिएगा, ठीक है, बीपी चेक करने वाला जो मशीन होता है, ठीक है, ठीक है, इसमें देखिएगा स्केल लगा हुआ था, मीटर, वो एकदम हसार दिगा जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जा करके नीचे नीचे गिरने लगता है। जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, रुक जाइए, सिस्टोलिक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। अच्छा, इंग्लिश देख लिया जाएगा, छोड़िए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शायद होता है। और देखिए, तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है वो होता है 120 mmHg, ठीक है। और मानव का जो बीपी होता है वह साधारण जनरल जो है वह 120/80, ये भी mmHg में, Hg आई भी mmHg में, ठीक है, यानी 120 से जाएगा, ब्लड जो है 120 के स्पीड से जाएगा, और जैसे ही हार्ट के पास आएगा, ठीक है, तो हार्ट उस ब्लड को एब्जॉर्ब करके फिर जो है 80 से उसको भेज देता है, 80 की स्पीड से। तो इसी को बोलते हैं 120/80, यह हुआ रक्तदाब। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो एकदम क्वेश्चन आसान है कि पौधे में जो है वाष्पो उत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन हो जाना, निकल जाना,